फ्रेंड्स, सो आईएमएस अब लाइव हो चुका है फॉर दिस मंथ ऑल्सो। मतलब कि अब अक्टूबर का रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो नवंबर मंथ में आपके लिए आईएमएस अवेलेबल होगा, जहां पे आपके अक्टूबर की इनवॉइसेस जो आपके सप्लायर ने अपलोड किए हुए हैं उनके जीएसटीआर 1 और आईएफएफ में वो आपको शो हो गए आईएमएस में, जहां पे आपको उन इनवॉइसेस के लिए एक्शंस लेने हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। यहाँ पे सर्विसेज में आप लॉग इन करने के बाद सर्विसेज में रिटर्न्स में आपको ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे आपके सामने दो टैब्स है। एक तो इनवर्ड सप्लाईज और दूसरा आउटवर्ड सप्लाईज है। अभी जो इनवर्ड सप्लाईज है वो आपकी परचेसेस के लिए है, इनपुट सप्लाईज के लिए है, जहां पे आप आईटीसी क्लेम करने वाले हैं तो उसके लिए ऑप्शन है। आउटवर्ड सप्लाईज का भी टैब अभी आपके लिए अवेलेबल हो गया है, जहां पे सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको डैशबोर्ड दिखेगा। इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। अब ये इनवर्ट सप्लाई का जो आईएमएस है वो आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन आपको जैसे कि पता ही होगा कि जीएसटीआर 3 भी लॉक हो जाएगा आफ्टर फ्यू टाइम। जैसे कि जनवरी 25 का ये डेडलाइन दे रहे हैं, उसके बाद आपका जीएसटीआर 3 भी लॉक होने वाला है। उसका मतलब कि वहां पे जो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वो आप एडिट नहीं कर पाओगे। जीएसटीआर 3 में जीएसटीआर 2 से जो डेटा आ रहा है ऑटो पॉपुलेट होके वो एडिटेबल नहीं रहेगा। हालांकि अभी तो वो एडिटेड है, आप एडिट कर सकते हो। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कंपलसरी हो जाए, इसीलिए आप अभी से इससे साथ हैबिचुअल होना स्टार्ट कर दो, सो दैट फ्यूचर में जब ये कंपलसरी हो जाए तब आप इजीली इसके साथ में काम कर सको आईएमएस पे, जहाँ पे आपको कौन से इनवॉइस को क्या एक्शन लेना है वो आप समझ सको। ठीक है, तो ये थोड़ा वीडियो लेंदी होने वाला है क्योंकि हम बहुत ही डिटेल में आईएमएस समझने वाले हैं। कौन से इनवॉइसेस आपको इनवॉइस आईएमएस में शो होंगे, कौन से रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले हैं, क्या एक्शंस लेनी है, कब लेनी है। ठीक है, उसका 2B में क्या रिफ्लेक्शन होगा, और भी बहुत सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लग गई तो लाइक कर दीजिएगा। आप तो समझ ही रहे हैं, लोगों तक और शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सके कि आईएमएस का इंपॉर्टेंस क्या है और उसमें कैसे एक्शंस लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो दिखने में होती है 15 मिनट्स की, लेकिन उसको बनाने के पीछे टाइम लग जाता है, एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए और बनाते रहें। कुछ क्वेरीज होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। चलिए बढ़ते हैं। जैसे ही आईएमएस डैशबोर्ड पे आएगी, आप इनवर्ट सप्लाई में व्यू पे क्लिक कीजिए और आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे ये मैसेज दिया है कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं किसी भी इनवॉइस के अगेंस्ट तो उसको डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा और वो आपकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी जो आपका 2B है, आप आईएमएस बनाने से पहले जो भी आपका 2B रहेगा वो ड्राफ्ट रहेगा। आईएमएस में एक्शन लेने के बाद आपका फाइनल जीएसटीआर 2B जनरेट होगा। ठीक है, तो इसको ओके कर दीजिए और आपके सामने अब ये आईएमएस ओपन हो गया है, जहां पे ये तीन टैब्स है। ऑल अदर आईटीसी, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये तीनों के जितने भी आपके जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर आईएफएफ में आपके सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड किए होंगे वो आपको इनवॉइस में यहाँ पे आईएमएस में शो होंगे। और बाय डिफॉल्ट ये ऑल अदर आईटीसी पे ही रहेगा, जहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन है, B2B इनवॉइसेस, अमेंडमेंट्स, डेबिट नोट उसके अमेंडमेंट्स, क्रेडिट नोट उसके अमेंडमेंट्स, फिर 95 वाले इनवॉइसेस और उसके अमेंडमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेंगे सामने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें है नो एक्शन, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड या पेंडिंग। हालांकि इसके बारे में हमने बहुत कुछ पहले ही समझ लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नो एक्शन में अभी फिलहाल आपको 10 इनवॉइसेस दिख रहे हैं। मतलब इस पर्सन के ऐसे 10 परचेसेस है जो उनके सप्लायर ने उनके जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में अपलोड करके रखे हैं, जो मुझे आईएमएस में अभी शो हो रहे हैं। उसके अगेंस्ट ये मुझे एक्शंस लेनी है। अब रिजेक्ट करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है, किसी भी इनवॉइस को ऐसे ही आप रिजेक्ट ना करें, क्योंकि अगर आपने एक बार रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद फ्यूचर में आप इसका आईटीसी कभी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो रिजेक्ट वाला ऑप्शन आप बहुत ही सोच समझ के ही सिलेक्ट करेंगे, ऑप्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन होता है उसमें एक्सेप्ट करने का। किसी भी इनवॉइस को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो आपकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगा।
ठीक है, जितने इन्वॉइसेस आप एक्सेप्ट करते हैं वो। अब आपको जो भी लगता है कि ये मेरा करेक्ट इनवॉइस है और ये एलिजिबल आईटीसी है, तो वो आप एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो आईटीसी इनएलिजिबल है, आपको पता है कि इसका आईटीसी मैं नहीं ले सकती बिकॉज ऑफ सेक्शन 17(5), मतलब कि ब्लॉक्ड है, या फिर बाकी सारे रूल्स है जहाँ पे हम आईटीसी रिवर्स कर देते हैं, जैसे कि रूल नंबर 42, 43 और भी रूल्स हैं। तो वहां पे आपको ये आईटीसी पहले तो एक्सेप्ट कर ही लेना है, आपको इसको रिजेक्ट नहीं करना है ये सोच के कि ये इनएलिजिबल है तो रिजेक्ट कर दो, नहीं, आपको उसको एक्सेप्ट ही करना है। फिर जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करेंगे, वहां पे ये आपका जो एक्सेप्टेड आईटीसी रहेगा ना, वो ऑल अदर आईटीसी में शो करेगा। वहां पे नीचे पॉइंट बी में आईटीसी के टेबल जो है, टेबल नंबर 4, उसमें पॉइंट बी में हम आईटीसी रिवर्स करते हैं, उस रिवर्सल के सेक्शन में आप इसको रिवर्स कर देना जो आपका इनएलिजिबल आईटीसी है, लेकिन उसको रिजेक्ट कभी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 3B में उसका बाइफर्केशन देना पड़ता है, हमें ब्रेकअप देना पड़ता है। ओके, तो ये हमेशा याद रखें, क्योंकि यहाँ पे जितने एक्सेप्ट करेंगे आप इनवॉइसेस, वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो गए और वहां से आपके 3B में भी ऑटो जनरेट हो जाएंगे, और फिर आप उसको रिवर्स कर दीजिए क्योंकि आपके लिए इनएलिजिबल है। ये प्रोसेस है, इनएलिजिबल आईटीसी को रिजेक्ट ना कीजिए, ठीक है। और पेंडिंग वाले ऐसे इनवॉइसेस हो गए, आप किसको पेंडिंग में रखोगे कि आप अगर श्योर नहीं हो कि उसका आईटीसी क्लेम करना है नहीं करना है, तो फ्यूचर के लिए छोड़ सकते हो, फ्यूचर में लगा तो क्लेम करेंगे ये सोच के। या फिर अगर आपने अभी तक इनवॉइस तो रिसीव कर लिया, इसलिए आपको ये आईएमएस में शो हो रहा है, लेकिन उसके गुड्स और सर्विस रिसीव नहीं हुए, इसलिए आपने उसको अभी तक पेंडिंग में छोड़ा है, तो चलता है, मतलब ये पेंडिंग वाले ऑप्शंस है, ठीक है। तो जब तक आप उसको कुछ एक्शन नहीं लेते, एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते, तब तक वो आपको आईएमएस में शो होते रहेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। अब यहाँ पे आईएमएस में तो मुझे फिलहाल ये इन्वॉइसेस सिर्फ 10 दिख रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ही इस पे काम करना सिंपल है क्योंकि 10 इन्वॉइसेस है, लेकिन ये 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे पोर्टल पे ही डायरेक्टली एक्शन लेना डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। इसलिए हमारे पास ये डाउनलोड आईएमएस डिटेल्स इन एक्सेल फॉर्मेट का ऑप्शन है, जो आपको क्लिक करना है और वहां से एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप सारे इन्वॉइसेस के अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे, उसके बाद आपके पास ये कंप्यूट जीएसटीआर 2B का ऑप्शन रिफ्लेक्ट होने लगेगा। आप यहाँ पे उस पर कंप्यूट का क्लिक कर सकते हो और आप अपना जीएसटीआर 2B प्रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कोई एक्शन ले लिया तो फिर आप उसको रिवर्स या चेंज या करेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप बाद में चाहे तो उसको इस एक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब पहले अगर समझो आपने एक्सेप्ट कर दिया तो बाद में उसके अगेंस्ट आप उसको रिजेक्ट या पेंडिंग कर सकते हैं। लेकिन कब तक, जब तक आप 3B रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। एक बार आपने 3B रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद आपकी सारी एक्शन यहाँ पे फ्रीज हो जाती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो याद रखें कि 3B रिटर्न फाइल करने से पहले आप मिस्टेक्स करेक्ट कर ले, आपको करनी है तो 3B रिटर्न फाइल होने के बाद आपकी मिस्टेक करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करके भी देख लेते हैं। आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर जनरेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, इट मे टेक सम टाइम टू डाउनलोड। तो ये डाउनलोड होता रहेगा, तब तक हम कुछ और भी चीजें आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे 10 पे क्लिक करते हैं, जो इन्वॉइसेस है वो चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ये ऑप्शन है सर्च और फिल्टर का। अगर आप फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगेन फिल्टर के लिए ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, जीएसटी, फिर इनवॉइस टाइप, स्टेटस, सोर्सेज के हिसाब से भी आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। अगर इनवॉइस टाइप में देखें तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्टेटस अगर देखें तो नो एक्शन, एक्सेप्टेड, रिजेक्ट, मतलब ये एक्शन के बेसिस पे भी आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं अपने इनवॉइसेस को। सोर्सेज के बेसिस पे भी जीएसटीआर 1 से आया है, आईएफएफ से आया है, 5 या 1A से आया है, वो भी आप सोर्सेज के बेस पे भी इसको देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है। अगर हम फर्स्ट वाला इनवॉइस यहाँ पे देखें तो आपके सामने क्या क्या डिटेल इसमें अवेलेबल होगी, जैसे कि जीएसटीआईएन है, उसका लीगल नेम है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस टाइप है, मतलब ये कैसा इनवॉइस है वो भी आपको दिखेगा। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपने क्या किया है उसके अगेंस्ट या क्या एक्शन लेना चाहते हो वो भी आपके पास है। फिर अगर उसको स्क्रॉल करेंगे राइट स्क्रॉल, तो और भी ऑप्शंस है, जैसे कि सोर्स, कहाँ से ये इनवॉइस आया है, जीएसटीआर 1 या आईएफएस से,
कौन से पीरियड का है, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे हो सकता है कि नवंबर का भी रिटर्न आपको इनवॉइस शो हो रहा हो। अगर किसी ने नवंबर के डेटा अपलोड करके रखे, भले ही फाइल नहीं किया हो अब तक, लेकिन नवंबर का जो इनवॉइसेस है वो अपलोड करके रखे हैं पोर्टल पे, तो भी आपको वो शो होगा। लेकिन स्टेटस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, सोर्स फाइलिंग स्टेटस, कि वो रिटर्न उस मंथ का इम्पोर्ट फाइल्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि नवंबर का रिटर्न अगर अब तक उन्होंने फाइल नहीं किया है, डेफिनेटली आज कितना है डेट, टुडे इज 16 नवंबर, राइट। तो अब तक तो शायद नवंबर का उन्होंने GSTR 1 और IFF फाइल नहीं किया होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ की मतलब दिसंबर में 11 से पहले फाइल करना होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे नॉट फाइल्ड का आपको ये स्टेटस दिख रहा हो। मैं आपको वो भी एक एग्जांपल शो कर दूंगी, लेकिन फिलहाल ये कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको इनवॉइस की डेट भी दिखेगी, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और उसके टैक्सेस सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ फाइलिंग में देखो ये सारे फाइल्ड है, मतलब सितंबर का है, अक्टूबर का है, राइट। लेकिन अगर नवंबर का रहेगा ना कोई इनवॉइस, तो आपको नॉट फाइल्ड का स्टेटस शो करेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नॉट फाइल का स्टेटस है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां जहां पे आपके स्टेटस में, सोर्स फाइलिंग स्टेटस में फाइल दिख रहा है ना, उसी इनवॉइसेस को आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उसी इनवॉइसेस को वो टूबी में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर नॉट फाइल्ड वाला कोई इनवॉइस यहाँ पे है तो वो आपके टूबी में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो नवंबर का ये इनवॉइस आपके इस मंथ के मतलब अक्टूबर के टूबी में शो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये नवंबर का इनवॉइस है, करेक्ट। इसलिए ये वाला इनवॉइस तो आपके टूबी में जाने से रहा, वो जाएगा नहीं। बाकी फाइल्ड वाले जो इनवॉइसेस है उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपके टूबी में शो होने लगेंगे। ठीक है, अब कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने ये इनवॉइस सिलेक्ट किया और आपके सामने ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, जैसे कि एक्सेप्ट 1 रिकॉर्ड्स, रिजेक्ट 1 रिकॉर्ड्स, मतलब यहाँ पे मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए आप एक साथ में एक्शन ले सकते हैं। तो अगर आपने 2-3 इनवॉइसेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, मैंने समझो 2 इनवॉइस सिलेक्ट किए, तो यहाँ पे एक्सेप्ट 2 रिकॉर्ड्स, रिजेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग, वो एक्शन ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। समझो मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया एक्सेप्ट 2 रिकॉर्ड्स पे, तो ये एक्सेप्ट का ग्रीन बटन हो गया है। ठीक है, अगर मैं रिजेक्ट पे क्लिक करती तो यहाँ पे आर का बटन कलरफुल हो जाता। तो दिस वे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ऑफलाइन टूल अभी तक अवेलेबल नहीं किया है, जहाँ पे अगर हमारे मल्टीपल इन्वॉइसेस है आईएमएस में, तो उसके लिए हम एक साथ या सुपर फास्ट तरीके से कोई एक्शन ले सके। आपको इंडिविजुअली यहाँ पे हर एक इन्वॉइसेस के लिए एक्शन लेने होंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि आप बाद में नीचे आके उसको सेव जरूर कर लें। सेव करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आपने कितने इन्वॉइसेस के लिए क्या एक्शन लिया है, और वो आपको प्रोसीड करना होगा। ठीक है, अब जाते हैं बैक टू समरी पे। हाँ, लेकिन जैसे मैंने बोला कोई ऑफलाइन टूल नहीं है, तो डाउनलोड कर लीजिए अपने एक्सेल फॉर्मेट में, और एक्सेल में आप चेक कर लीजिए, आप पूरे आपके इनवॉइसेस को रिकनसाइल कीजिए और उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के बाद यहाँ पे आप आके एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब बैक टू समरी में जाके आप देखेंगे कि आपने जो इनवॉइसेस एक्सेप्ट किए हैं वो 2 इनवॉइस आपको एक्सेप्टेड में दिख रहे हैं, और बाकी अभी नो एक्शन वाले 8 इनवॉइसेस है। पहले 10 थे, उसमें से 2 में आपने एक्शन ले लिया, तो अभी 8 बचे हैं। ठीक है, और ये होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूट GSTR 2B वाला ऑप्शन भी अभी आपके लिए हाईलाइटेड हो रहा है, तो आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट करके इसको कंप्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए रीसेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है बिफोर फाइलिंग GSTR 3B, क्योंकि जैसे पहले मैंने आपको बोला ऑलरेडी कि अगर आप आपकी एक्शन को चेंज करना चाहते हैं, जहाँ पे आपने एक्सेप्ट किया है लेकिन अब आप उसको चेंज करके नो एक्शन रखना चाहते हैं या फिर रिजेक्ट या पेंडिंग करना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल होगा आपके लिए, बट बिफोर फाइलिंग GSTR 3B, उसके बाद नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिए उसको। ठीक है, सारी एक्शन लेने के बाद आप जब सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैंने अब हर एक इनवॉइस के अगेंस्ट एक्शन ले लिया है जो रिक्वायरमेंट था, बाद में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंप्यूट GSTR 2B अक्टूबर 2024। तो उसके बाद आपका अब फाइनल GSTR 2B जनरेट होगा आपके अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको जो इनवॉइसेस 2B में चाहिए वो आपने यहाँ पे एक्सेप्ट किए होंगे, वही उसमें शो होंगे, जो नहीं चाहिए वो नहीं शो होंगे। ठीक है, और जो रिजेक्ट किया है ना वो भी आपको 2B में शो होगा, लेकिन ITC नॉट अवेलेबल वाले सेक्शन में शो होंगे। ठीक है, तो ये आप बहुत ध्यान रखिए, रिजेक्ट करने से पहले 4 या 5 बार उसको सोच लीजिए, क्योंकि एक बार वो उसमें चला गया,
आईटीसी नॉट अवेलेबल वाले सेक्शन में, उसके बाद आप फ्यूचर में उसका आईटीसी कभी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचा चलो ट्राई करके देखता हूँ क्या होगा, ऐसा नहीं करना है आपको। इसका बहुत ही ध्यान से आपको केयरफुली एकदम एक्शन लेना है, रिजेक्ट करना है तो सोचिए बहुत बार, ऐसे ही आप रिजेक्ट मत कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं कि कौन सी इनवॉइसेस ऐसे हैं जो आईएमएस में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। आपको इनवॉइसेस, कौन से इनवॉइसेस रिजेक्ट करने चाहिए, या फिर आप कौन सी इनवॉइसेस के लिए पेंडिंग एक्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके पहले अगर डाउनलोड हो गया है तो वो भी चेक कर लेते हैं। आप फिर से डाउनलोड आईएमएस पे क्लिक कीजिए और वहां पे नीचे आपको, क्योंकि अब डाउनलोड हो चुका है, आप क्लिक हियर टू डाउनलोड फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। आप वहां पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आप उसको ओपन करेंगे तो आपको ये समरी शो हो रही है आईएमएस की, जहाँ पे 8 इनवॉइसेस आपने एक्शन ले ली है और एक्सेप्ट किया है 2। जब तक ये नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे 10 इनवॉइसेस शो करेंगे और यहाँ पे 0, ठीक है। तो पहले ही डाउनलोड कर लेंगे तो जो ओरिजिनल समरी था वो शो करेगा। अब जिस इनवॉइसेस में, मतलब जिस हेडिंग में आपके इनवॉइसेस हो रहे हैं ना, वही आपको टैब यहाँ पे ओपन होंगे, जहाँ पे 0 0 आपको दिख रहा है, देखिए इन अमेंडमेंट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सब में 0 है, तो वो वाले टैब यहाँ पे ओपन नहीं हुए हैं। सिर्फ B2B में इनवॉइसेस है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ B2B का ही टैब होगा, ठीक है। तो आप अगर B2B के क्लिक करते हैं तो आपके सारे इनवॉइसेस आपके सामने अभी अपीयर हो जाएंगे, जिसके अगेंस्ट आपको जो भी एक्शन लेना है आप यहाँ से उसको रिकनसाइल कीजिए, आप चेक कर लीजिए थोड़ली इसको, और फिर जो एक्शन आपको लेना है वो ले लीजिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि एक्सेल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप इजीली इसको रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। और ये कंपलसरी भी अभी हो चुका है रिकन्सिलेशन, क्योंकि आपको करना ही होगा। और पहले ये 2B के लिए रिकन्सिलेशन वगैरह करने के लिए हमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस करना पड़ रहा था, लेकिन अभी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। डायरेक्टली एक्सेल फॉर्मेट में आपके लिए जो डेटा अवेलेबल हो रहा है मंथली, आप वहां से रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप एक्सेल डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उसको थॉरली चेक करने के बाद ही एक्शन लीजिएगा। अब देखते हैं ऐसे कौन से इनवॉइसेस है जो आपको आईएमएस में शो नहीं करेंगे, लेकिन इट वुड बी पार्ट ऑफ जीएसटीआर 2B में दिखेंगे, लेकिन आईएमएस में वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ऐसे कुछ इनवॉइसेस है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट फ्लोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्म्स, जीएसटीआर 5 जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइल करते हैं, और जीएसटीआर 6 जो एनआरटीपी फाइल करते हैं। तो ये डेटा आपको 2B में शो होगा, लेकिन आपके आईएमएस में नहीं होगा। आइस गेट डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं। फिर आरसीएम के रिकॉर्ड्स, तो वैसे तो जहाँ पे आरसीएम पे बेस पे आप जहाँ पे टैक्स पे करते हैं और फिर उसका आईटीसी क्लेम करते हैं, तो अगर सेल्फ इनवॉइसिंग वाला पॉइंट है तो वो तो वैसे भी आपको टीबी में कभी शो नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा है कि आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है, तो फिर ऐसा इनवॉइस भी आपको आईएमएस में शो नहीं करेगा, आपके डायरेक्टली 2B में होगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स वेयर आईटीसी इज इनएलिजिबल ड्यू टू पीओएस रूल्स एंड सेक्शन 16 फॉर रूल्स, ठीक है, या फिर एक्ट। तो ये वाले पीओएस रूल, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि ऐसा कभी हो सकता है कि किसी और स्टेट में जो इनवॉइस बना है उस पे भी, ऑल्दो उस पे आईजीएसटी लगना चाहिए, क्योंकि आप समझो महाराष्ट्र से हो और दिल्ली में कोई ऐसी सप्लाई है जहाँ पे उन्होंने आपका महाराष्ट्र का जीएसटी होते हुए भी उनका दिल्ली का सीजीएसटी और आईजीएसटी लगा दिया, तो वो दिल्ली वाला सीजीएसटी आईजीएसटी आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाओगे महाराष्ट्र में, इसलिए आपको वो रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है और आप वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो वो पीओएस रूल है जहाँ पे आपके लिए आईटीसी इनएलिजिबल हो जाता है। और सेक्शन 16(4) की जो टाइम लिमिट की कंडीशन है कि जैसे कि फाइनेंशियल ईयर का अगर हमें आईटीसी क्लेम करना है तो उसकी लास्ट डेट होती है 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो ये उसकी वजह से अगर आप क्लेम नहीं कर पाए हो और आपका आईटीसी इनएलिजिबल हो गया तो वो भी आपका आईएमएस में नहीं होगा, लेकिन आपको वो 2B में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेयर आईटीसी टू बी रिवर्स्ड ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37A, रूल 37A वाला भी आईटीसी अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो वो आपको कहाँ पे शो करेगा, उसका डॉक्यूमेंट वगैरह 2B में, लेकिन आईएमएस में नहीं होगा, ठीक है। अब ये आईएमएस किसके लिए है, तो मंथली फाइलर्स के लिए तो है ही, मंथली ये आईएमएस होगा।
और क्वार्टरली फाइनल्स के लिए भी है, जो आपको कंसोलिडेटेड क्वार्टरली आईएमएस रिफ्लेक्ट होगा, मतलब 3 महीने का एक साथ में आपके लिए आईएमएस जनरेट होगा। अब ये पहले आईएमएस हम सोचते थे कि हर महीने जनरेट होगा, तो ऐसा नहीं है, ये एक डैशबोर्ड है जहां पे हर महीने आपके इनवॉइसेस उसमें ऐड होते जाएंगे, क्योंकि जिसके अगेंस्ट आपने एक्शन ले लिया है एक्सेट का, वो यहाँ से रिमूव होके 2B में चले गए, जिसको रिजेक्ट कर दिया वो भी रिमूव हो जाएंगे आईएमएस से, और वो आपके 2B में नॉट अवेलेबल आईटीसी के सेक्शन में चले जाएंगे, और जिसको आपने पेंडिंग करके रखा है ना, वो ही इनवॉइसेस आपके आईएमएस में चलते रहेंगे जब तक आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आईएमएस ऐसा नहीं है कि हर मंथ आपके लिए अलग अलग जनरेट होगा। एक बार आईएमएस अभी जनरेट हो चुका है इस मंथ में फर्स्ट टाइम, अब इसमें इनवॉइसेस हर महीने या क्वार्टरली ऐड होते जाएंगे और आपको उसके अगेंस्ट एक्शंस लेते जाना है, और अकॉर्डिंग टू दैट, आपकी अकॉर्डिंग टू योर एक्शंस, उसमें से आईएमएस में से आपके इनवॉइसेस रिमूव होते जाएंगे या फिर पेंडिंग वाले ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे कुछ इनवॉइसेस है आईएमएस में जिसमें आप पेंडिंग का एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे 4 सिनारियोस है। एक तो सबसे पहला ओरिजिनल क्रेडिट नोट, तो उसको आप पेंडिंग नहीं कर सकते कभी भी, या फिर अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्शन टेकन बाय रिसिपिएंट ऑन द ओरिजिनल क्रेडिट नोट। तो अगर अपवर्ड अमेंडमेंट हो गया है ओरिजिनल क्रेडिट नोट का, तो वो भी आप पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। लेकिन डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट इफ ओरिजिनल क्रेडिट नोट वॉज नॉट रिजेक्टेड बाय हिम, अगर तो ऐसे केस में आप उसका डाउनवर्ड अमेंडमेंट भी पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। और डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट वेयर ओरिजिनल इनवॉइस और डेबिट नोट वाज एक्सेप्टेड बाय हिम एंड रिस्पेक्टिव जीएसटीआर 3B हैज आल्सो बीन फाइल्ड। तो ये फाइल हो चुका है, एक्सेप्ट कर लिया है अगर ये ऐसा इनवॉइस है डेबिट नोट, और 3B फाइल हो चुके हैं, तो उसके बाद भी आप उसको पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये एडवाइजरी ऑलरेडी इशू हो चुकी है, उसी के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से इनवॉइसेस आप आईएफएस में पेंडिंग नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, आप जो भी एक्शन लेते हैं उसका क्या इफेक्ट होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। जो आप एक्सेप्ट करते हैं वो आपको जीएसटीआर 2B में शो करेंगे, राइट, और ये आपको ऑटो पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 3B में। जो इनवॉइसेस आप रिजेक्ट करते हैं वो आपके जीएसटीआर 2B में शो करेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे आपका आईटीसी नॉट अवेलेबल का सेक्शन होता है। ठीक है, और ये आपका जीएसटी 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। जिन इनवॉइसेस को आप पेंडिंग छोड़ देंगे वो जीएसटी 2B या 3B में नहीं जाएंगे और आईएमएस में ऐसे ही रहेंगे जब तक आप इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते, या फिर इसका जो टाइम लिमिट है सेक्शन 16(4) वाला, मतलब नवंबर नेक्स्ट ईयर का, तब तक वो उसमें रिफ्लेक्ट होगा। नवंबर नेक्स्ट ईयर के नवंबर तक अगर आप इसमें कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ये डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। जिस भी इनवॉइस में आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसको माना जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है वो, और आपके जीएसटीआर 2B में शो होने लगेगा। ठीक है, तो रिजेक्ट करने से पहले आप बहुत बार सोचेंगे, क्योंकि ये आपको तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, साथ में आपकी सप्लायर्स की लायबिलिटी को भी इम्पैक्ट करेगा। तो रिजेक्ट करने से पहले बहुत बार सोचना है आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपना आईएमएस बहुत ही डिटेल में समझ पाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए मैंने रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, जहां पे अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग पता है लेकिन आपको आपके सीनियर्स या बॉसेस फाइनलाइजेशन नहीं सिखाते, या फिर आपको क्लाइंट के लिए एक्यूरेटली अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं, तो मेरा ये कोर्स है जस्ट ₹199, जहां पे हम बहुत सारे ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज का अकाउंट्स फाइनलाइजेशन कैसे होता है, और प्रैक्टिकली जो एडजस्टमेंट में एंट्री हम करते हैं ईयर एंड पे, उसको बिगिनिंग में फिर से कैसे रिवर्स करी जाती है, सारी वर्किंग के साथ में, जहां पे पार्टनरशिप फर्म की जो रेम्यूनरेशन है पार्टनर्स की, उसकी वर्किंग भी इंक्लूडेड होगी, कंपनीज में डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कैलकुलेशन और उसकी एंट्रीज, और साथ में टैक्स प्रोविजंस, वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी एंड कंपनीज एक्ट। सो ये कोर्स जस्ट ₹199 है, जहाँ पे आपको बोनस भी मिल जाता है 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट, जिसमें आप अपनी फाइनलाइजेशन रिलेटेड क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं और आपको विदिन 48 आवर्स उसका आंसर भी मिल जाएगा। दूसरा एक बिकम अ जीएसटी कंसल्टेंट वेबिनार है मेरा, जो मोस्टली लाइव रहता है। तो जैसे ही आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे आपको अपकमिंग इवेंट के बारे में भी पता चल जाएगा, आप इससे रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आप कोई कंसल्टेंसी या टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं इंटरव्यू देके जॉब करना चाहते हैं और इजीली इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, तो ये मेरा वेबिनार आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जहाँ पे हम जीएसटी के बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और
साथ में एज अ बोनस आपको कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है, कितनी फीस कोट करनी है, कैसे उसको रिटेन करेंगे, उन सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, जीएसटी रिलेटेड ऐसे कौन से क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, कैसे उसको आंसर करना है, वो सब भी ट्रेनिंग आपको एज अ बोनस प्रोवाइड कर दी जाएगी। और 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट, जहाँ पे 1 मंथ में आप जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज आपकी पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सअप पे, आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर मिलेगा। और भी बोनसेस है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसकी टोटल वैल्यू मोर देन 15,000 है, लेकिन ये वेबिनार जस्ट फॉर ₹199 है। सो एनरोल और रजिस्टर करने के लिए आप नीचे दी गई हुई लिंक में क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपको कोर्स या वेबिनार की सारी डिटेल्स मिल जाएगी और वहां से आप उसको एनरोल या रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।